हेलो। अजी आज इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, अब समय भी हो गया है। जल्दी आ जाइए। हाँ हाँ सुचिता, बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। बाय कहकर अजीत ने फ़ोन रख दिया। थकावट आज ज़्यादा ही महसूस हो रही थी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ही आने वाले पेशेंट्स की संख्या बढ़ गई थी। दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन अभी भी एक पेशेंट बैठी हुई थी। अजीत अपने सहायक को पेशेंट को अंदर भेजने के लिए कहा। जब पेशेंट दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, तब अजीत को तो मानो विश्वास ही नहीं हुआ। आश्चर्यचकित हो अजीत अपने सामने बैठी उस महिला को आप अलग देख रहे थे। फिर जब उनकी चेतना लौटी तो उनके मुंह से निकला, हेमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी जी मैं। फिर वह चुप हो गई और एकटक अजीत का मुंह ताकने लगी। दोनों चुप एक दूसरे को ताक रहे थे। डॉक्टर अजीत की समझ में नहीं आ रहा था कि वे आगे क्या पूछें। कुछ देर तक यूं ही ताकते रहने के बाद अपने दिमाग से अनचाहे विचारों को झटक कर उन्होंने स्वयं को संभाला और एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह पूछा, बताइए, क्या तकलीफ़ है आपको? अजीत की इस बात से वह महिला सहम गई। उसके स्वर में एक अजीब सा कंपन आ गया। बोली, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं केवल आपसे मिलने आई हूँ। बता कर आती तो आप मिलते नहीं, इसीलिए पेशेंट बनकर आई हूँ। क्या मेरी बात सुनने के लिए आप कुछ वक्त दे सकेंगे? उसके स्वर में याचना का भाव था। अजित नरम दिल आदमी थे, गुस्सा बहुत कम करते थे। गलत बात पर उत्तेजित अवश्य होते थे, परंतु अपने गुस्से को पी जाते थे। कभी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते थे। आज भी वे हेमा को देखकर विचलित हो गए थे। पुरानी यादें उनके मन में जहर की तरह पिघलने लगी थी, परंतु हेमा पर उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा था, जबकि उस महिला ने ही उनके जीवन में 10 साल पूर्व जहर का समुद्र भर दिया था और वे धीरे धीरे उस जहर को पी रहे थे और न जाने कब तक पीते रहते। मगर आज अचानक वह स्वयं उनके सामने उपस्थित हो गई थी, फिर से उनके जहर भरे जीवन में हलचल मचाने के लिए। क्या मकसद था उसका? वह क्यों आई थी लौटकर उनके पास, जबकि अब उनका उस महिला से कोई वास्ता नहीं रह गया था। मन में एक बार आया कि मना कर दें, परंतु फिर सोचा, बिन बात किए उसके मकसद का पता नहीं चलेगा। उन्होंने किसी तरह अपने मन को शांत किया और बोले, यह मेरे घर जाने का समय है, क्या आप शाम को मिल सकती हैं? कितने बजे? उस महिला के स्वर में अचानक उत्साह आ गया। मैं आज शाम को क्लिनिक में ही रहूँगा, आप 6-7 बजे आ जाइएगा। ठीक है। उस महिला के मुंह पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं ठीक 6 बजे आ जाऊंगी, कह वह उठ खड़ी हुई। उस महिला के जाने के बाद डॉक्टर फिर से विचारों के जंगल में खो गए। पल भर के लिए उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उन्हें घर भी जाना है। अटेंडर ने याद दिलाया तो वे अपनी यादों की खोह से बाहर आए और फिर घर के लिए रवाना हो गए। घर पर पत्नी उनका इंतज़ार कर रही थी। बोली, आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। हाँ, डॉक्टर के पेशे में ऐसा हो जाता है, कभी अचानक कोई मरीज आ जाता है तो देखना ही पड़ता है। उन्होंने सामान्य ढंग से जवाब दिया और फिर हाथ मुंह धोकर खाने की मेज पर जा बैठे। पत्नी के सामने वे भले ही सामान्य ढंग से व्यवहार कर रहे थे, परंतु उनका मन सामान्य नहीं था, उसमें हलचल मची हुई थी। कई सालों बाद शांत झील की सतह पर किसी ने पत्थर फेंक दिया था। यह पत्थर का कोई छोटा टुकड़ा नहीं था। उन्हें लग रहा था जैसे पानी के नीचे किसी ने पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही लुढ़का दिया हो। खाना खाकर डॉक्टर अजीत ने पत्नी से कहा, आज मैं कुछ थका हुआ हूँ, आराम करूँगा, तुम डिस्टर्ब मत करना। पत्नी ने संशय से उनके चेहरे की तरफ देखा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? सिर दर्द हो तो बाम लगा दूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आराम करना चाहता हूँ, कहकर वे बेडरूम में घुस गए। सुचिता को उनके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से अचंभा हुआ, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में लग गई। बहुत सारे काम बाकी थे। लड़का स्कूल से आने वाला था, काम वाली भी शाम तक आती।
दिन में उसे आराम करने का समय ही नहीं मिल पाता है। बेटे को खिला पिलाकर उसका होमवर्क कराने बैठ जाती। शाम को जब अजीत अपने क्लिनिक चले जाते और बच्चा खेलने कूदने लगता, तब उसे कुछ आराम करने का मौका मिलता। वह थोड़ी देर के लिए लेट जाती है बस। बेडरूम में जाकर अजीत ने बिस्तर पर लेट आंखें बंद कर ली, परंतु नींद कहाँ आनी थी। उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी यादें अचानक नींद से जाग उठी थी और करवटें बदल बदल कर उन्हें परेशान कर रही थी। उनकी यादों का कारवां चलता हुआ धीरे धीरे 10 साल पूर्व के जंगल में पहुंच गया। वह जंगल ऐसा था जहां वे दोबारा कभी नहीं जाना चाहते थे, परंतु समय इतना बलवान होता है कि आदमी को ना चाहते हुए भी अपनी विगत को याद करना पड़ता है। अजीत एक जहीन और गंभीर किस्म के विद्यार्थी थे। उन्होंने MBBS किया था और वहीं से इंटर्नशिप करके MD की डिग्री प्राप्त की थी। वे अब नौकरी की तलाश कर रहे थे। शीघ्र ही उन्हें गुड़गांव में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब लग गई। तभी उनके लिए रिश्ते आने आरंभ हो गए। बहुत छोटा परिवार था। उनकी शादी के पहले माँ बाप ने उनकी इच्छा पूछ ली थी। आजकल के चलन के अनुसार यह आवश्यक भी था। अजीत गंभीर आचरण के व्यक्ति थे, परंतु हर व्यक्ति के जीवन में प्यार और रोमांस के क्षण आते हैं। ये ऐसे क्षण होते हैं जब उसे चाहे अनचाहे प्यार की डगर पर चलना ही पड़ता है और इसके खूबसूरत रंगों से रूबरू होना ही पड़ता है। उन्हें भी रोमांस हुआ था। कई लड़कियां उनकी तरफ आकर्षित हुई थीं, परंतु अपने जीवन को एक गति प्रदान करने चक्कर में उनका प्रेम प्रसंग किसी गंभीर परिणाम तक नहीं पहुंचा। उनके जीवन में प्रेम वर्षा की हल्की फुहार की तरह आया और उनके मन को भिगोकर चला गया। एक मोड़ पर आकर सभी एक दूसरे से जुदा हो गए। उन्होंने ना तो लड़कियों से कोई शिकायत की और ना ही लड़कियों ने उनसे कोई गिला किया। अजीत की अपनी कोई पसंद नहीं थी। उन्होंने सब कुछ माता पिता पर छोड़ दिया था, क्योंकि वे गुड़गांव में नौकरी कर रहे थे। इसीलिए घर वालों ने सोचा कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र की कोई लड़की उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी। उनके लिए डॉक्टर लड़की मिल सकती थी, परंतु अजीत ने इस बारे में साफ कह दिया था कि माता पिता की जो पसंद होगी वह उनकी पसंद होगी। अंत में एक लड़की सभी को पसंद आई। उसने MBA किया था और गुड़गांव की ही एक बड़ी कंपनी में HR डिपार्टमेंट में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्य कर रही थी। देखने दिखाने की औपचारिकता के बाद अजीत और हेमा की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्हें लगा कि हेमा के प्यार में कोई ऊष्मा नहीं है, दाम्पत्य जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं है। अजीत एक डॉक्टर थे और वे शारीरिक संरचना के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते थे, परंतु वे आधुनिक जीवन में आई अनावश्यक स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे। इसलिए पत्नी से उस संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया था, परंतु वे कोई मनोवैज्ञानिक भी नहीं थे कि हेमा के मन की उदासी और जीवन के प्रति उसकी निराशा को समझ सकते हैं। जब तक अपने मन की परतें वह न खोलती, तब तक अजीत को उसकी उदासी का कारण समझ में नहीं आ सकता था। परंतु हेमा उनके साथ रहते हुए भी जैसे अकेली होती थी। उनसे बहुत कम बात करती थी और घर के कामों में भी कोई रुचि नहीं लेती। घर में केवल 2 ही प्राणी थे। वैसे तो नौकरानी थी और घर की ज़्यादातर काम वही करती थी। पति पत्नी के पास पर्याप्त समय होता था कि एक दूसरे से दिल की बात करते, एक दूसरे को समझते, परंतु हेमा उनसे बात करने में भी कोई रुचि नहीं लेती थी। ऑफिस से आने के बाद हताश निराश बिस्तर पर लेट जाती, जैसे सैकड़ों मील की यात्रा करके आई हूँ। चेहरा बुझा होता, आंखों की रोशनी पर जैसे काला पर्दा पड़ा होता। इतना तो अजीत की समझ में आ गया था कि हेमा की उदासी का वास्तविक कारण क्या है, परंतु वह उनसे दूर क्यों रहना चाहती, क्यों उनके साथ अपने संबंधों को मधुर बनाकर नहीं रह सकती। दोनों पति पत्नी थे। अगर उसे इस संबंध से इतनी घृणा थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों की थी? क्या उसके ऊपर उसके घर वालों का कोई दबाव था? और अगर वह पहले से ही किसी व्यक्ति के साथ प्यार के खेल में लिप्त थी तो उसी के साथ शादी क्यों नहीं की? क्या वह शादीशुदा था? अगर हाँ, तो अब तक उसके साथ अपने संबंधों को क्यों नहीं तोड़ा? वह भी तो अब शादीशुदा थी।
दाम्पत्य जीवन के प्रति उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अजीत जानते थे हेमा स्वयं कुछ नहीं बताएगी, उन्हें ही पहल करनी होगी। इसमें देर करना ठीक नहीं होगा। वे क्यों उस आग में जलते रहें जिसे लगाने में उनका कोई हाथ ही नहीं। एक शाम उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा, हेमा, ना तो मैं तुमसे तुम्हारे विगत के बारे में पूछूंगा, ना आज के बारे में, परंतु मैं इतना अवश्य चाहता हूँ कि तुम जिस आग में जल रही हो उसमें मुझे जलाने का उपक्रम मत करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मेरा अपराध केवल इतना है कि मैंने तुमसे शादी की है, परंतु इस छोटे से अपराध के लिए मैं काला पानी की सज़ा नहीं भोग सकता। तुम मुझे साफ साफ बता दो, तुम क्या चाहती हो। हेमा खोई खोई आंखों से देखती रही। वह विचार मग्न थी। उसकी आंखों में हल्का गीलापन आ गया। फिर ऐसा लगा जैसे वह रो पड़ेगी। उसने अपनी आंखें झुका ली और लरचते स्वर में बोली, मैं जानती थी एक दिन यही होगा। मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, परंतु समाज और परिवार के रीति रिवाज कई बार हमें वह नहीं करने देते जो हम चाहते हैं। हमें उनकी इच्छा और दबाव के आगे झुकना पड़ता है। तब हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो ना हमारा होता है, ना समाज और परिवार का। तुम्हारी क्या मजबूरी है? मुझे नहीं पता। बता सकती हो तो हम कोई समाधान ढूंढ सकते हैं। नहीं, मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। यह मत समझना कि मैं जानबूझकर आपको उपेक्षित कर रही हूँ। वास्तव में मैं अपने अपराध बोध से इतना अधिक ग्रस्त रहती हूँ कि आपके साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती। मेरा अपराध मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर तुमने कोई अपराध किया है तो उसका प्रायश्चित कर सकती हो। यही तो मुश्किल है। मेरा अपराध मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अजीत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हेमा की तरफ इस तरह देखा कि वह चाहे तो बता सकती है। तब हेमा ने कहा, आपसे कुछ छिपाने का कोई कारण नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ, कम से कम मेरा अपराध बोध कुछ हद तक कम हो जाएगा। परंतु मैं जानती हूँ जो गलती मैं कर रही हूँ वह किसी भी प्रकार क्षम्य नहीं है। मैं चाह कर भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। वह भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो तुम मेरा पीछा छोड़कर उससे विवाह कर लो। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। यह सुनकर हेमा सन्न रह गई। उसका बदन काँप गया। आंखों में भय की एक गहरी छाया व्याप्त हो गई। वह लगभग चीखते हुए बोली, नहीं, वह पहले से ही विवाहित है। मेरे साथ शादी नहीं कर सकता। अजीत के दिमाग की नसें फटने लगी। हेमा कौन सा खेल खेल रही है? वह अपने पति से सामान्य संबंध बनाकर नहीं रह रही है, और जिसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है वह उसका सर्वस्व है। उसके साथ अपने अनैतिक संबंध नहीं तोड़ सकती। वह हेमा के जीवन के साथ ही नहीं, उसके बदन के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। अपने देह सुख के लिए वह व्यक्ति अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, परंतु उसकी खातिर हेमा अपने वैवाहिक जीवन में जहर घोल रही है। वह अपने विवेक से काम नहीं ले रही है। वह भावुकता और मोह में फंसी है, जो गलती पर गलती करती जा रही थी, और उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन को सुखी बना सकती थी। डॉक्टर अजीत की समझ में नहीं आया कि आखिर वह चाहती क्या है। मन में तमाम तरह के प्रश्न थे, परंतु उन्होंने हेमा से कुछ नहीं पूछा। हेमा ही बता रही थी, वह मेरा पहला प्यार था। मैं भावुक थी, वह चालाक था। उसने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। मैं बहक गई, अपना शरीर उसे सौंप बैठी। बाद में पता चला कि वह विवाहित है। फिर भी मैं उससे अपना संबंध नहीं तोड़ पाई। जब भी उसे देखती हूँ पागल हो जाती हूँ। पता नहीं उसमें ऐसी क्या बात है, उसकी बातों में ऐसा कौन सा जादू है जो मैं उसकी तरफ खींची चली जाती हूँ। शादी के बाद मैंने न जाने की कितनी बार कोशिश की कि उससे ना मिलूं, उसके सामने ना पढ़ूं, परंतु जब वह मेरे सामने नहीं होता है तो मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। उससे मिलने के लिए तड़पती हूँ। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाती, आपके बारे में भी नहीं। मैं आपके साथ हूँ, परंतु मेरा मन उसके पास होता है। मैं जानती हूँ कि मैं आपके प्रति निष्ठावान नहीं हूँ। विवाहित जीवन की ईमानदारी से परे मैं आपके साथ छल कर रही हूँ, परंतु मेरा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं एक कमज़ोर नारी हूँ, यही मेरा अपराध है। कोई भी पुरुष या नारी कमज़ोर नहीं होता। हम केवल भावुकता और
प्रेम का बहाना बनाते रहते हैं। दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। हम माँ बाप को त्याग देते हैं, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देते हैं और भी बहुत सी प्रिय चीज़ों को जीवन में त्याग देते हैं। तब फिर भी किसी बुराई को हम क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या बुराई में ज़्यादा आकर्षण होता है इसलिए? मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या कारण था। शादी के बाद तुमने उससे दूर रहने की कोशिश क्यों नहीं की? बहुत की, परंतु मन उसी की तरफ भागता है। वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम भी करता नहीं है, कहीं और काम करता है। वह मुझे ज़्यादा फ़ोन भी नहीं करता, परंतु जब उसका फ़ोन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। स्वयं उसे फ़ोन करके बुलाती हूँ। मैं क्या करूँ? अजीत के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, परंतु वह अच्छी तरह समझ गई कि हेमा दृढ़ चरित्र की लड़की नहीं है। वह भावुक है, नासमझ है और समयानुसार अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर पाती है। वह परिस्थितियों की दास है। भला बुरा वह समझती है, परंतु बुराई से दूर रहना नहीं चाहती। उसमें उसे आनंद मिल रहा है, वह आनंद चाहती है, भले ही वह अनैतिक तरीके से मिल रहा हो। अजीत ने काफ़ी सोच विचार किया। ऐसी परिस्थिति में उनके पास बस दो ही ऑप्शन थे। हेमा को पूरी तरह से आज़ाद कर दें ताकि वह अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी निर्वाह कर सके, या फिर उसे अपने साथ रखकर उसका किसी मनोवैज्ञानिक से इलाज करवाएं। यह स्थिति उनके लिए काफ़ी कठिन होती। वे तिल तिल कर घुटते और हेमा का छल उनके मन में एक कांटे की तरह आजीवन खटकता रहता। फिर भी हेमा को सुधरने का मौका देकर वे महान बन सकते थे। वे इतने दयालु तो थे ही, परंतु सब कुछ करने के बाद भी अगर वह ठीक नहीं हुई तो तब वे अपने आप को किस प्रकार संभाल पाएंगे? पत्नी के पर पुरुष से संबंध कितने कष्टदायी होते हैं, यह केवल डॉक्टर अजीत समझ रहे थे। यह एक ऐसी सजा होती है जो मनुष्य को ना तो मरने देती है और ना ही जीने। अजीत ने कहा, तुम क्या चाहती हो? सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर तुम अपने को सुधार सको तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने को तैयार हूँ, अगर नहीं तो तुम मेरी तरफ से स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकती हो। हेमा ने निर्णय लेते हुए कहा, मैं प्रयास करती हूँ। हालांकि आपसे रिश्ता तय होने के बाद भी मैंने प्रयास किया था और आपसे शादी होने के बाद भी मैं उसके साथ अपना संबंध तोड़ने की जद्दोजहद करती रही हूँ। यही कारण था कि मैं घर में आपसे सामान्य व्यवहार न कर सकी। देखती हूँ शायद मैं उससे छुटकारा पा सकूँ। दोनों का रिश्ता कुछ दिन तक टूटने से बच गया। हेमा ने अपने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली ताकि वह उस व्यक्ति से दूर रह सके, परंतु आधुनिक युग के संचार माध्यमों के कारण आदमी की निजता काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। हेमा ने कोशिश की कि वह घर के कामों में अपने को व्यस्त रखे, टीवी देखकर अपने मन को इधर उधर भटकने से रोके और पुस्तकें पढ़कर समय गुजारे, परंतु मोबाइल की दुनिया में उसके लिए यह संभव नहीं था। उस व्यक्ति का पहली बार फ़ोन आया तो उसने नहीं उठाया। उसने एसएमएस किया तो भी ध्यान नहीं दिया, परंतु कब तक? लगातार कोई फ़ोन करे, एसएमएस करे तो दूसरा व्यक्ति उससे बात करने के लिए बाध्य हो ही जाता है। उसने बात की तो उधर से आवाज़ आई, क्या बात है, क्या हो गया है तुम्हें? ना फ़ोन उठाती हो ना स्वयं फ़ोन करती हो। कोई जवाब नहीं। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? स्वर में अधिकार भाव था। अनिश, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मैं शादीशुदा हूँ। मेरे लिए अब इस संबंध को आगे कायम रख सकना संभव नहीं है। उधर कुछ देर चुप्पी रही, फिर स्वर उभरा, अच्छा एक बार मिल लो, फिर मैं सोचूंगा। पक्का तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे? हेमा चहक कर बोली। हाँ, उधर से भी प्रसन्नता भरी आवाज़ आई। मैं तुम्हें इसी तरह चहकते हुए देखना चाहता हूँ। दिन का समय था। अजीत अपने हॉस्पिटल में थे। हेमा के पास काफ़ी समय था। वह तैयार होकर गई, परंतु जब उस व्यक्ति से मिलकर लौटी तो वह खुश नहीं थी। वह अंदर से टूटी हुई थी, रो रही थी, परंतु उसका रोना किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। रात में अजीत को बिना बताए पता चल गया कि हेमा के साथ दिन में बहुत कुछ घट चुका है। वह शोक जैसी स्थिति में थी। पूछा, तुम उसके पास गई थी? हेमा खुद को रोक नहीं सकी, फफक कर रो पड़ी। आप जो चाहे मुझे सजा दें, मैं आपकी गुनहगार हूँ, परंतु सच यह है कि मैं उसे नहीं छोड़ सकती और ना ही वह मुझे छोड़ सकता है। तो फिर तुम मुझे छोड़ दो।
अजीत ने अंतिम निर्णय लेते हुए कहा। हेमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस भीगी आंखों से अजीत के चेहरे को देखती रही। अजीत समझ नहीं पा रहा था हेमा किस तरह की औरत है, उसके मन में क्या है, क्यों वह जानबूझकर आग में कूद रही है। कोई इस तरह अपने जीवन को बर्बाद करता है क्या? ठीक है, अंत में हेमा ने कहा। उसके स्वर में कोई अपराध बोध नहीं था। उसने स्वयं अजीत से पीछा छुड़ाने का निर्णय ले लिया, परंतु उसे आशा नहीं थी कि अजीत इतनी आसानी से उसे छोड़ने पर मान जाएंगे। उन दोनों ने आपस में सलाह ली और परिजनों एवं खास रिश्तेदारों की मौजूदगी में बिना वास्तविक कारण बताए तलाक की सहमति पर मुहर लगा दी। हेमा से अलग हो अजीत टूटे नहीं, परंतु जहर का एक लंबा कड़वा घूंट पीकर रह गए। हेमा के जहर को वो पीते गए, परंतु उसका असर उनके दिल दिमाग में अभी तक छाया था। बहुत कोशिश की उबरने की, परंतु उबर नहीं पाए। वे गुड़गांव की नौकरी छोड़कर लखनऊ चले आए। कुछ दिन तक घर पर बिना किसी काम के रहे। माता पिता ने उन्हें कुछ करने की सलाह नहीं दी, परंतु कोई भी व्यक्ति निष्क्रिय रहकर जीवन नहीं गुजार सकता, चाहे कितना ही साधन संपन्न क्यों ना हो। निष्क्रियता मनुष्य को बीमार बना देती है। अजीत कुछ सामान्य हुए तो माता पिता की सलाह पर अपना एक क्लिनिक खोल लिया। वह चल निकला तो फिर दूसरी शादी के लिए माता पिता जोर देने लगे। वे दूसरी बार जहर पीने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु माता पिता ने उन्हें दुनिया की ऊंच नीच समझाई। समाज में रहते हुए व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। पेड़ केवल तने के सहारे नहीं जी सकता, उसे सहारे के लिए चारों तरफ फैली शाखाएं, पत्ते और फूल चाहिए। उसी तरह मनुष्य का जीवन है। उसे अपने जीवन में खुशियाँ के लिए आमदनी के साथ साथ परिवार भी चाहिए, जिसमें पत्नी के साथ साथ हंसते खिलखिलाते बच्चे भी चाहिए। संसार में सभी जीव जंतुओं का यही जीवन चक्र है। अजीत स्वभाव के पेचीदे नहीं थे, जीवन को सरल और सहज भाव से जीना जानते थे। माता पिता की सलाह से उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इस बार इतना ध्यान रखा कि लड़की कामकाजी ना हो, बस पढ़ी लिखी हो। सुचिता उस समय LLB कर रही थी जब अजीत के लिए उसके रिश्ते की मांग किसी रिश्तेदार के माध्यम से पहुंची। सुचिता को अजीत के साथ रिश्ते में कोई ऐतराज़ नहीं था, बस वह चाहती थी कि कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे वकालत की प्रैक्टिस करने से मना ना किया जाए। यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। ज़रूरत पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी वहन करते हैं। आज अजीत अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ खुश हैं। बेटा लगभग 5 साल का है और स्कूल जाने लगा है। सुचिता परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रही है। अजीत के माता पिता लखनऊ में ही अपनी पुश्तैनी मकान में अलग रहते हैं, जबकि अजीत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गोमती नगर में अपने बनाए मकान में रहते हैं। वे सभी एक साथ रह सकते थे और इसमें किसी को कोई ऐतराज़ भी नहीं था, परंतु अजीत के मम्मी पापा चाहते थे कि बड़े होकर बच्चे अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से रहें, तो उनमें आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सजगता आती है। पर किसी मुसीबत की घड़ी में वे सब एक साथ होते। सुचिता के साथ 8 साल के उनके दाम्पत्य जीवन में कभी कटुता के क्षण नहीं आए थे। सुचिता से शादी के 2 वर्ष पूर्व उन्होंने जो जहर पिया था उसका असर धीरे धीरे कम हो गया था, परंतु आज 10 साल बाद जब वह अपने सुखमय जीवन में पत्नी और बेटे के साथ सुख और प्रसन्न थे कि अचानक वह जहर की शीशी फिर से उनके हाथ में आ गई थी। हेमा आज उनसे मिलने आई थी। किस लिए? क्या चाहती है वह उनसे? उनका अब एक दूसरे से क्या संबंध है? किस कारण उनसे उनके पास आने की हिम्मत बटोरी है? कोई ना कोई खास बात अवश्य होगी। दोस्तों, इस कहानी का अंतिम भाग कल प्रसारित किया जाएगा।